Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to solve Geography ICSE Class 10 Competency Focused Practice question, and today I am going to solve question number 38 onward. In this question, study the images given below and answer the questions that follow. क्योंकि ये short answer questions हैं, 2 markers हैं, तो almost सबके अंदर आपके पास 2 parts हैं, तो उसी हिसाब से आपने answers लिखने हैं. Which textile industry is associated with the given images? So here you can see कि silk worm, silk processing होती हुई दिखाई गई है. These are the images of silk industry. Name the state where this industry is thriving. This is Karnataka. State is Karnataka, but वो कहाँ पर रही है? बेंगलुरु, मैसूरू cities. यहाँ पर ये इनका famous line है जहाँ पर कर्नाटका में silk industries हैं हमारे located. बाकी क्वेश्चंस आपके टोपोग्राफी शीट के आ रहे हैं. मैप शीट नंबर G4 3S7 में से दिए गए हैं. दोनों शीट्स हमारे सिलेबस में हैं. इसमें 3S7 से दिए गए हैं, दूसरी से भी आ सकते हैं. ईस्टिंग्स 29 to 38 एंड नॉर्थिंग्स 85 to 94 हैं. Why are covered tanks found in many places of the map? Extract give 2 reason. तो क्वेश्चन सिर्फ सिंपल है कि टैंक्स कवर्ड टैंक्स हैं तो क्या रीजन है? तो टू प्रिजर्व वाटर फ्रॉम इवेपोरेशन, भाप नहीं बनेगा, इवेपोरेट नहीं होगा, और इसके अलावा कंटेमिनेशन नहीं होगा. तो टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम इवेपोरेशन ये आ जाएगा. इसके अंदर 2 रीजंस अलग अलग पॉइंट पे देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. नेक्स्ट है व्हाई डज मोस्ट ऑफ एरिया हैव कार्ट ट्रैक्स. तो कार्ट ट्रैक्स क्यों है? तो कार्ट ट्रैक किस चीज की निशानी होती है? डेवलपमेंट की या अंडर डेवलपमेंट की या अनडेवलप्ड की? तो यहाँ पर ये अनडेवलप्ड है. अनडेवलप्ड विलेज एरिया है जहां पर अभी एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है. कोई डेवलप्ड इंडस्ट्री वहां पर नहीं दिखाई दे गई है. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है. तो इस वजह से आप कोई भी 2 रीजन दे सकते हो. किसी ज्यादातर कार ट्रैक से ही जुड़े हुए हैं. कोई इंडस्ट्री बनती, कोई डेवलपमेंट होती तो फिर रोड्स बन जाती. Next is how much time shall be taken for a person if he is moving from Northings 85 to 94 in a straight line at a speed of 1 km per hour. तो अगर आप Northings काउंट करेंगे 85 से 94 तक जाएंगे तो आपको पूरा बॉक्स पे हाथ रख के देखना है, नहीं तो ऐसे आप गलत काउंट कर सकते हो. जैसे 85 से आप आगे जाइए 86, तो ये एक हुआ 86, फिर 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 एंड 94. तो आपके पास कितने बॉक्सेस बने? 9 बॉक्सेस बने हैं. तो इट मींस यहाँ पर आपके पास 9 बॉक्स, यानी हर बॉक्स हमारे को 1 किलोमीटर का एरिया दिखाता है. तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया. अगर एरिया घूमी तो 1/1 हो जाएगा. तो 1 किलोमीटर का है. तो अभी यहाँ पर हमारे से पूछा क्या गया है? 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. हाउ मच टाइम? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया. डिस्टेंस कितना कवर हुआ? एक बॉक्स का 1 किलोमीटर और ऐसे 9 बॉक्सेस है तो मींस 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ. डिवाइड बाय स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर. तो 1 से डिवाइड करोगे तो विल अगेन गेट 9. तो 9 आवर इज द टाइम टेकन फॉर ए पर्सन. तो अगर वो यहां से यहां तक जा रहा है तो 9 घंटे लगेंगे. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू ऑलवेज हैव टू काउंट द बॉक्सेस. नहीं तो आप भी बॉक्स काउंट गलत कर सकते हैं क्योंकि आंसर की में 10 दिया है. 10 बॉक्सेस नहीं बन रहे हैं, 9 बॉक्सेस हैं, तो 9 का ही एरिया आपने लेना है. नेक्स्ट इज नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन द पीपल लिविंग इन दिस एरिया. आपको दिख ही रहा है येलो वॉश है ज्यादातर. मोस्ट एरियाज येलो है और येलो हमारा कल्टिवेटेड एरिया होता है, इसलिए एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन फ्रॉम आपके ज्योग्राफी का जितने भी पेपर दिए इसमें चैप्टर्स के नाम ऊपर जो दिए गए हैं वो रेलिवेंट नहीं है, वो बहुत ज्यादा मिसमैच हो रहे हैं. तो आप उन चैप्टर्स के नाम के अकॉर्डिंगली उस चैप्टर में सर्च मत करना उन क्वेश्चंस को. इंडिया हैज हैड अ हिस्ट्री ऑफ फैमिन्स because of rain-fed agriculture and rapid population growth. After the era of green revolution that began in 1960s, India never experienced a famine-like situation. कभी भी दोबारा famine नहीं आया, इतना बड़ा तो कभी नहीं. It did, however, experience a drought of the century. In 1987 में drought हुआ था. The northern state Punjab, Haryana, and western UP, with a high level of irrigation, are contributing almost all of wheat and 2/3 of rice to the central pool of India. आप सबने ग्रीन रेवोल्यूशन सुना है और उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज इन्हीं स्टेट्स को ही मिला है. नाउ मेंशन एनी 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन कॉमनली प्रैक्टिस इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया. तो क्यों ये कर पाए, ग्रीन रेवोल्यूशन पॉसिबल क्यों हुई? क्योंकि इनके पास वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम थे. तो पहले पूछा गया है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में कौन से हमारे 2 मेथड हैं जो इरिगेशन के लिए हम यूज करते हैं. तो सबसे मेन कौन सा हो गया? ट्यूबवेल हो गया. क्या रीजन क्या है? एक एक के साथ देना आपने. उसने बोला है कि इरिगेशन कॉमनली प्रैक्टिस इन नॉर्दर्न प्लेन. कौन से 2 मेथड है? ट्यूबवेल हो गया. ट्यूबवेल में ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी. है यहाँ पर ग्राउंड वाटर क्योंकि यहाँ पर पेरिनियल रिवर्स हैं, पूरा साल पानी है उनके अंदर. इसके अलावा दूसरा कौन सा आ जाएगा? कैनल इरिगेशन. तो कैनल इरिगेशन के लिए क्या चीजें चाहिए? सेम वही, प्रेजेंस ऑफ पेरिनियल रिवर है,
इसके अलावा चीप पड़ती हैं, जो कैनल्स और कैनल इरिगेशन होती है क्वाइट चीप इन लॉन्ग रन, और यहाँ पर एग्रीकल्चर ही मेन प्रोफेशन है तो आराम से चलता रहता है। और रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, यहाँ सब्सिडाइज रेट पे फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी सस्ते में मिलती है, तो वो ट्यूबवेल से आराम से ले भी सकते हैं इरिगेशन। तो ऐसे कुछ भी रीजन आप इसके अंदर दे सकते हैं तो रेलिवेंट बन जाएंगे। फॉर ईच मेथड मेंशन स्टेट वाई इज इट पॉपुलर हियर, तो मैंने पहले आपको वाई का रीजन दे दिया। पहले ट्यूबवेल के लिए वाटर अवेलेबल पेंटी, और इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलर सप्लाई का रीजन दे सकते हैं, और दूसरे वाले के लिए कैनल इरिगेशन के लिए पेरेनियल रिवन की प्रेजेंस हो गया और लॉन्ग रन में चीप रहेंगी, ये रीजन दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ इरिगेशन डिपिक्टेड इन द पिक्चर। तो आपको दिखाया गया बहुत सारा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, वॉल्व्स है, परफोरेटेड पाइप्स दिखाई गई हैं, लेड डाउन ऑन द सॉइल टू कर क्या रही है ये, ड्रिपल वाटर ऑन द रूट्स, जड़ों के ऊपर पानी डाल रही हैं, ड्रॉप ड्रॉप करके डाल रही हैं। तो आइडेंटिफाई द मेथड, तो नाम क्या हो गया, ड्रिप इरिगेशन। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाई सो नेम्ड, ऐसा नाम दिया क्यों है। तो दिस माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि इससे बहुत माइन्यूटली पानी यूज होता है, तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम अलाउज वाटर टू रीच द रूट्स ऑफ द प्लांट्स इन ड्रॉप्स टू अवॉइड इवेपोरेशन एंड लीचिंग। ये बेस्ट मेथड माना जाता है, तो इसीलिए ड्रिप इरिगेशन के आप फायदे भी दे सकते हैं। और पहले इसका नाम, क्योंकि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को डालता है, यानी कि कोई भी आपका वाटर वेस्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एग्रीकल्चर, नेम द मेथड बाय यूज पैडी इज बीइंग सोन इन द पिक्चर। अब ये बहुत ही कॉमन मेथड आपने पिछले बहुत सालों में भी देखा होगा। तो दिस मेथड इज ट्रांसप्लांटेशन। गिव टू रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई दिस मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू प्रॉस्पेरस फार्मर्स ऑफ कंट्री। तो ऑब्वियसली कैसे होगा ये, पहली बात तो इसमें आपको क्या चाहिए, मच मैनुअल लेबर। ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको पता है क्या करना है, seedlings are raised in nurseries and when they become strong, यानी कि एटलीस्ट 4-5 वीक्स के हो जाएंगे, strong enough, they are uprooted and then transferred to the regular well prepared field। तो हाथ से करना पड़ेगा, जिसके लिए उनको मैनुअल लेबर चाहिए, एंड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, सो बीइंग एक्सपेंसिव हो गया, दिस मेथड इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रॉस्पेरस फार्मर्स ओनली। The global food system is facing immense challenges in the 21st century with climate change, population growth, and malnutrition. Recognizing the potential of millets in addressing current global challenges, the United Nations General Assembly declared 2023 as the International Year of Millets के नाम से ही रखा गया। This global campaign is designed to raise awareness about the benefits of millet and encourage actions to increase their production, consumption, and utilization. So state two ways in which cultivation of millets can help promote sustainable agriculture. So these coarse cereals usually have a short growing season and ready to be harvested in 3-4 months. So help in fetching income to farmers, jaldi ban jayenge to paisa jaldi aa jayega, which add to national income also. Second point is if production is increased, they will become good exporter earner. Export earner ban jayenge, तो हम बाहर का पैसा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल शुगर केन फार्मर इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, श्री रघुवीर सिंह is getting on with age and is thinking of selling his land and moving out of farming. He has two sons, both graduates and working in Gurgaon. He did not make his sons farmers because farming is hard work and is non-profitable. This is the story of most farmers in India. Wealth and security of the country comes from its land. किसान ही हमारे देश को दे रहा है, सिक्योरिटी भी पैसा भी, एंड हेंस व्हाट इज नीडेड इज सस्टेनेबल एंड हाई प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर चाहिए हमारे देश को। तो क्वेश्चन रिलेटेड है, हाई प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर विल हेल्प बूस्ट अवर कंट्रीज इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक्सप्लेन। किस तरह से एग्रीकल्चर की हाई प्रोडक्टिविटी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बूस्ट देती है। अब एग्रीकल्चर क्या आता है प्राइमरी सेक्टर में, इंडस्ट्री क्या आती है सेकेंडरी सेक्टर में। तो बेसिकली आपको बताना है कि प्राइमरी सेक्टर किस तरह से सेकेंडरी सेक्टर को प्रमोट कर रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल दे रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे बून ले रहा है, हाई एग्रीकल्चर यील्ड गिव सरप्लस रॉ मटेरियल, अगर ज्यादा होगा तो रॉ मटेरियल ज्यादा बनेगा, जिसकी वजह से एग्रो इंडस्ट्रीज यानी कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको काफी ज्यादा रॉ मटेरियल मिलने के बाद अच्छी खासी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं।
अगर आलू मान लेते ज्यादा उग गया तो आलू से पोटैटो चिप्स ज्यादा बन जाएंगे और पोटैटो चिप्स को बेच के उनको ज्यादा फायदा मिलेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उससे कैसे ले सकती है। या फिर अगर हम बात करेंगे कि कॉर्न है तो कॉर्न फ्लेक्स बन रहे हैं, तो आजकल कॉर्न फ्लेक्स आपको पता है कि कितने ज्यादा फेमस हो चुके हुए हैं, तो उनके महंगे भी बिकेंगे और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज्यादा प्रॉफिट भी हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल सरप्लस होगा तभी तो आप आगे उनको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इस तरह हमेशा हमारे तीनों सेक्टर एसोसिएटेड होते हैं। इस पे एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखनी भी चाहिए और इस तरह के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे भी जरूर। नेक्स्ट है एनुमरेट 2 मेजर प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस फार्मर कम्युनिटी। क्यों वो एग्रीकल्चर या फार्मिंग प्रोफेशन छोड़ के अपने बच्चों को दूसरे प्रोफेशन में डालना चाहते हैं। मेनी प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड, हम कोई एक दो मेंशन करेंगे। सॉइल इरोजन, इरिगेशन फैसिलिटी इज नॉट सफिशिएंट, पुअर क्वालिटी सीड्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है जो ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ पाता, तो बेसिकली सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग तक हो पाता है, उससे ज्यादा कुछ ज्यादा सरप्लस बचता नहीं है, तो हमें उतना नहीं चाहिए, इसीलिए ज्यादातर उसमें से मूव आउट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज रोड ट्रांसपोर्ट इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय मेंशनिंग 2 सुटेबल एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट के तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। रोड्स लिंक एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, हर कोने तक पहुंचती हैं। Cost of road construction is lower than that of railways. Roads can be constructed in difficult terrain. Difficult terrain means ऊबड़ खाबड़ जमीन है, वहां पर भी हो रही है। Roads offer door to door service, तो हमारे घर तक ट्रेन तो नहीं सामने आके लैंड करेगी या एरोप्लेन लैंड करेगा कि हाँ जी आप सामान ले लो। डोर टू डोर के लिए तो रोड ही चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड इज सेफर बाय रोड ट्रांसपोर्ट एज पिल्फरेज इज मिनिमाइज्ड, ज्यादा नुकसान नहीं होता। रोड ट्रांसपोर्ट सप्लीमेंट्स अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबको ही वही फीड कर रही है, आगे तक तो वही लेके जाएगा ना रोड के थ्रू। How do manganese and copper differ in nature even though both are metallic minerals? दोनों ही metallic minerals हैं, लेकिन फिर भी difference क्या है? Manganese is a ferrous mineral. Ferrous mineral है, heavy है, bulky है, और copper क्या आ जाएगा? Non ferrous mineral है, lighter than manganese है, तो ये दोनों आपने difference देने हैं यहाँ पे। Manganese is roughly similar to iron's physical and chemical properties but is harder and more brittle. ये अगले क्वेश्चन के लिए बेसलाइन दी गई है। Based on the property of manganese mentioned in the above statement, in which industries this mineral widely used? तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहिए कि ऐसा ये मटेरियल हम कौन सी इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। व्हाट इज इट्स रोल इन दैट इंडस्ट्री? क्यों मैंगनीज यूज किया जा रहा है? मैंगनीज इज फेरो एलॉय used to manufacture steel, which is steel क्या है? which is rust proof, stronger, more durable है, तो इसीलिए हमारे मैंगनीज को यूज करना हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। In question number 51, what does CNG see in the above picture mean? CNG is compressed natural gas. Give a reason why CNG is being used in auto rickshaws these days. So CNG is cheaper than petrol. It is cleaner fuel. It is eco-friendly. कुछ भी आप लिख सकते हैं। Next again from topography, what does DEP inverted comma में signify in grid square 3390? And name the agent responsible for it. तो DEP represent depression, और आसपास में ग्रीनरी ज्यादा नहीं है, तो इट मीन्स डिप्रेशन किसके द्वारा हो रहा है? विंड इरोजन से हो रहा है, क्योंकि ट्रीज की रूट्स नहीं है जो उसको बाइंड करके रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम टोपर शीट, मेंशन 2 रीजन दैट हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दांडीवाड़ा एज द लार्जेस्ट सेटलमेंट इन द गिवन मैप। तो क्या क्या चीजें हैं जो बताती हैं कि वो डेवलप्ड एरिया है दांडीवाड़ा? प्रेजेंस ऑफ वाटर है, कल्टिवेबल लैंड है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, सिक्योरिटी है, सारी चीजें हैं, तो इसीलिए वो डेवलप्ड एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्लाइमेट विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय वीडियो ऑन प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। हीट वेव डेज हाईएस्ट इन अप्रैल इन 15 years इन गैंजेटिक वेस्ट बंगाल। मेंशन टू प्रोबेबल रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट। तो आपको बताया गया ऐसा एक क्वेश्चन तो जरूर हम एक्सपेक्ट करें इस बार के एग्जाम के लिए, जिसमें 2 पॉइंट्स में आंसर देना है। वन इज एल नीनो एंड अनदर इज ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी क्योंकि वहां हम आंसर डिस्कस नहीं कर रहे थे। हियर एल नीनो आ गया। एल नीनो इफेक्ट लीडिंग टू अर्लियर ऑनसेट ऑफ समर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू हायर एवरेज टेम्परेचर विच इंक्रीज द लाइकलीहुड एंड सिविरिटी ऑफ हीट वेव्स, उसी की वजह से आते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों चीजें मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गिव रीजन फ्रॉम क्लाइमेट। ऋतुजा फ्रीक्वेंटली ट्रेवल बिटवीन बेंगलुरु एंड चेन्नई एंड नोटिसेस दैट द नंबर ऑफ वेट डेज इज हायर इन चेन्नई देन इन बेंगलुरु। तो क्यों होंगे चेन्नई? बिकॉज क्लोजनेस टू सी देन बेंगलुरु। चेन्नई इज मोर क्लोज टू सी। आपको पता है डिस्टेंस जितना हम समुद्र से अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पर कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट है। वैसे तो बेंगलुरु में भी मॉडरेट ही है, लेकिन वेट डेज ज्यादा इसलिए क्योंकि समुद्र के ज्यादा पास है, तो क्लाउडी ज्यादा होगा। Number of tropical cyclones experienced in the Bay of Bengal is more than in the Arabian Sea because Bay of Bengal is surrounded by land
ऑन 3 साइड आपको पता है बे ऑफ बंगाल के आपके पास सारी तरफ लैंड है. सो हीट जितनी भी आई है, हीट रिमेन्स इन द एरिया फॉर ए लॉन्गर टाइम क्रिएटिंग एडिशनल मॉइस्चर, इंस्टेबिलिटी. एंड आपको पता है अगर इंस्टेबिलिटी हो जाएगी तो मीन्स क्या हो गया कि हायर सी सरफेस टेम्परेचर हो गया, जो कि क्रूशियल फॉर फॉर्मेशन हो जाएगा साइक्लोन्स के लिए. तो साइक्लोन कंडीशंस बन जाएंगी जिसकी वजह से साइक्लोन के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो एडिशनल मॉइस्चर आ गया और इंस्टेबिलिटी हो गई, इसीलिए साइक्लोन कंडीशंस इंक्रीज हो गई. और कैसे हुई इंस्टेबिलिटी? हायर सी सरफेस टेम्परेचर आ गया जो क्रूशियल होता है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन के लिए, क्योंकि तीनों तरफ लैंड बाउंड होने की वजह से हीट कहीं डिसिपेट नहीं हो पा रही है. दिस इज द मेन रीजन. कमिंग टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विच मीन्स 3 मार्कर क्वेश्चंस. आपको पता है फॉर्मेट में 2 2 3 3 ज्योग्राफी में ज्यादातर हमारा यही पैटर्न फॉलो होता है. तो क्वेश्चन नंबर 56, गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज आर क्रूशियल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस. आजकल की तारीख में कौन सा काम है जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के हेल्प के बिना हो रहा है? तो आप कोई से मेंशन कर सकते हैं. मिनी स्टील प्लांट डू नॉट हैव लोकेशनल प्रेफरेंसेस, क्योंकि क्या चाहिए मिनी स्टील प्लांट के लिए? स्क्रैप आयरन चाहिए. तो स्क्रैप आयरन चाहिए और इलेक्ट्रिक फर्नेस चाहिए उसको मेल्ट करने के लिए. तो हमारे पास दोनों चीजें कहीं पे भी अवेलेबल हो सकती हैं, तो इसके लिए हमारे को मतलब कोई पर्टिकुलर लोकेशन की जरूरत नहीं है. बेंगलुरु हैज मेनी आईटी इंडस्ट्रीज. क्या क्या है? प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हैं, रेडिली अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल्ड वर्कर्स हैं. आप कोई से भी पॉइंट्स ले सकते हैं. गिव रीजन में एक एक पॉइंट अगर एक एक मार्क के लिए है तो सफिशिएंट है. Rajesh is a class 10 student working on a project for school. He has a section on byproducts and include a write-up on shoe polish पे उसने लिखा है. Which industry is he writing about? तो आपको पता चल गया होगा shoe polish में बुक में कहाँ पढ़ा हुआ है? शुगर इंडस्ट्री के साथ एसोसिएशन में है. Name any 2 byproduct of industry that he is writing about. तो byproducts of industry are commercially कौन कौन से बनते हैं? हमारे पास मोलासेस हैं, बैगेज हैं और प्रेस मड है. तो प्रेस मड ही है जो रेजिड्यू विच इज ए मड कलेक्ट्स एट बॉटम यूज टू मेक वैक्स बनती है, शू पॉलिश बनती है और कार्बन पेपर बनता है. तो क्योंकि उसने शू पॉलिश पे लिखा तो बेसिकली प्रेस मड इज द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री. Next is India has a long coastline of 5,560 kilometers, having access to sea on 3 sides with 11 major and 168 minor or intermediate ports. India lies in geographical proximity to import shipping routes, which gives a natural advantage to the country's shipping. Name the means of transport developed due to above mentioned geographical feature of India. तो कौन सी चीजें हैं, कौन सा डेवलपमेंट का यहाँ पर चल रहा है आपके पास? वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि ओशियनिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात हो रही है. एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेंशन. चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आइडियल फॉर बल्की एंड हैवी मटेरियल है, फ्यूल एफिशिएंट है, इको फ्रेंडली मोड है. जो भी आपको ध्यान में आते हैं या आपने अच्छे से जो पढ़े हैं वही पॉइंट्स आप लिखिए जिनके बारे में आप ज्यादा क्लियर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मैप से रिलेटेड आ गया आपके पास. नेम द हाईवे प्रोजेक्ट शोन ऑन द गिवन मैप. आपको दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को दिखाते हुए जोड़ते हुए दिखाया गया. इट मींस इट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. स्टेट एनी 2 इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट. की गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इट कनेक्ट्स ऑल द मेजर सिटीज एंड पोर्ट्स, प्रोवाइडेड एन इम्पेटस टू ट्रक transport, enables the industrial development of the cities, village routes, helps in easy movement of traffic. तो इस बार काउंसिल ने आपके लिए इतनी मेहनत करके इतने सारे कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं. क्वेश्चंस ही नहीं बनाए बल्कि आपको आंसर की भी प्रोवाइड की है और आपके कहने से मैं फिर भी उनको दोबारा बना रही हूँ. तो अब आपकी ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स आने चाहिए. मोरओवर मैं क्रैश कोर्स भी लेने जा रही हूँ. अभी भी अगर आप मेहनत नहीं कर सके हैं या आपने वो चैप्टर्स भी अभी तक नहीं किए हैं तो यू कैन ज्वाइन माई क्रैश कोर्स ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 60 इज आपके पास डाटा दिया गया है ग्राफिक फॉर्म में. स्टेट वेदर द अबव स्टेशन एक्सपीरियंसेस ए मैरीटाइम और ए कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. जैसे कि आप देख सकते हो कि टेम्परेचर वाली लाइन में टेम्परेचर रेंज यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कम आ रहा है, तो टेम्परेचर रेंज इज लेस. तो इसलिए ये कौन सा क्लाइमेट हो जाएगा? मैरीटाइम क्लाइमेट. मॉडरेट, मैरीटाइम एक ही बात है यहाँ पर. नेम द विंड्स व्हिच ब्रिंग रेनफॉल टू द स्टेशन. कौन सी विंड्स हैं जो रेनफॉल लेके आ रही हैं? तो साउथ वेस्ट मानसून रेन्स हैं ये. तो साउथ वेस्ट मानसून हमने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ज्यादातर मंथ ऑफ जून जुलाई में ही हो रही है और जून जुलाई में साउथ वेस्ट मानसून ही लेकर आती है. नेम ए प्रोबेबल स्टेशन एक्सपीरियंसेस सच क्लाइमेटिक कंडीशन की टेम्परेचर रेंज कम हो और साउथ वेस्ट मानसून से रेनी मंथ में ही बारिश आ रही हो.
You can write any station which is on the south west coastal region. तो साउथ वेस्ट कोस्टल रीजन में कोई भी हमारा स्टेशन यहाँ पर जो आएगा वो सेकंड नंबर की रेनफॉल रिसीव कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोची आ जाएगा जो कि स्टेट ऑफ केरला के अंदर है, क्लोज टू इक्वेटर है, डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है, तो यहाँ पर कोची परफेक्ट आंसर बन रहा है। अदरवाइज आप साउथ वेस्ट कोस्टल रीजन का कोई और स्टेशन भी लिख सकते हैं। Next question is, although landfills are the cheapest waste management strategy, they are often touted as harmful to the environment. Any three ways by which landfill cause harm to our environment? तो आपने landfills के harmful मतलब negative impacts देने हैं। तो landfill releases gas such as methane are a major contributor to global warming. Methane gas से global warming होती है, we all know. Most of waste ending at landfill site contains toxins भी आ जाते हैं. These toxins over a while seep into the ground, नीचे चले जाएंगे and contaminate groundwater in the form of leachate and contaminate soil, मिट्टी को भी गंदा कर देंगे. Landfill site produce bad odor, गंदी स्मेल आती है. They are potential breeding grounds for bacteria, mosquitoes, rats and other scavengers spreading diseases. तो लैंडफिल के सारे हार्मफुल पॉइंट्स आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। Next question is, above are the two pictures of an efficient waste reduction and waste management system. तो आपको नोट द पिक्चर्स केयरफुली टू मेंशन द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ध्यान से आप पिक्चर को अगर देखेंगे तो फर्स्ट पिक्चर इज रिलेटेड विद कंपोस्टिंग एंड सेकंड इज रिलेटेड विद वर्मिंग कंपोस्टिंग, क्योंकि इसके अंदर आपको रेड वॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं। What additional advantage does the waste management seen in picture on the left have over the waste management seen in the picture to the right? तो क्या एडवांटेज है कंपोस्टिंग के वर्मी कंपोस्टिंग के ऊपर? हमें जो वो कहेगा उस हिसाब से करना है। तो ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग यूजेस एग्रीकल्चर, गार्डन एंड किचन वेस्ट एज वेल एज डंग फॉर एनिमल्स। मतलब सारी हम वेस्ट चीजें यूज कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से हैं, चाहे हाउस से मतलब किचन वेस्ट है या गार्डन वेस्ट है या एनिमल वेस्ट है। वर्मी कंपोस्टिंग में यू मेक यूज ऑफ अर्थवॉर्म्स और वॉर्म्स इन द कंपोस्ट, दोनों के बारे में हमने लिख दिया, लेकिन आपको बताना एक को थोड़ा इलेबोरेट करके है इसके अंदर। In many parts of the world, man has disturbed the ecological balance. So many programs like social forestry and Van Mahotsav should be popularized at regional and community level. This will increase awareness. State the human activity is responsible for the loss of forest. पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, ये किसको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, तभी तो पेड़ काट रहे हैं, तभी तो गलत हो रहा है। हाउ डू वन महोत्सव एंड सोशल फॉरेस्ट्री हेल्प रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस? तो वन महोत्सव क्या कर रहा है? Growing trees by celebrating Van Mahotsav yearly has increased green cover over time. धीरे धीरे green cover increase हुआ है। Social forestry has reduced man's dependence on natural forests, thus preserving the same. तो forest को हम preserve भी कर पाए हैं, तो इसके अंदर हमें ये भी लिखना है। Next question, name the agent responsible for the erosion seen in the picture. तो कौन सा एजेंट दिखाया गया आपको यहाँ पर? तो दिस एजेंट इज रनिंग वाटर। गलीज दिख रही है आपको, तो ये रनिंग वाटर हो जाएगा। What may be done to restore the soil in such areas? हम क्या कर सकते हैं इसको दोबारा ठीक करने के लिए? तो गलीज को प्लगिंग ऑफ गलीज यानी इनको भर देंगे, और या फिर ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, कुछ भी करके हम इनको ठीक कर देंगे ताकि ये मिट्टी जो है रिस्टोर, जिसको बोलते हैं रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल हो जाएगी। नेक्स्ट है नेम टू मेजर यूट्रोफिकेशन कॉजिंग न्यूट्रिएंट्स। तो कौन कौन से हैं जिनसे यूट्रोफिकेशन होती है? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। Based on your answer, how do these nutrients cause eutrophication in water bodies? किस तरह से होती है? तो eutrophication occurs when too many nutrients, और उनमें से दो मेन है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, आर इंट्रोड्यूस इनटू वाटर बॉडी। हमने तो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स में डाले थे, लेकिन जब पानी आया और वो रन ऑफ करके गया तो वो किसी न किसी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ले गया। These nutrients cause excessive algae growth. अब पानी में जो एल्गी है उसको अच्छी खासी न्यूट्रिशन मिल रही है, तो वो एक्सेसिव ग्रोथ ले लेगी, तो एल्गी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। दिस कैन लेड टू लो ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर एंड ब्लॉक सनलाइट नीडेड फॉर प्लांट्स टू ग्रो, और सनलाइट को आने नहीं देगा, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ स्टन हो जाएगी। व्हेन प्लांट्स एंड एल्गी डाई होना शुरू हो जाएंगे, दे डिके, thus causing वाटर पोल्यूशन भी हो जाएगा। Hence, the entire aquatic ecosystem gets adversely affected. तो यूट्रोफिकेशन के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हम दे सकते हैं, क्योंकि हमने ही तो दिया, हमने तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये सोच के दिया था कि ये न्यूट्रिएंट्स हम तक थोड़ी वापस पहुंचने हैं, लेकिन वो पहुंच गए, और आपको अगले क्वेश्चन में वही लिखना है कि वो हम तक वापस कैसे आएंगे। When mixed in water, DDT accumulates in the cells of various aquatic organisms. Small fish consume zooplankton that have DDT in them.
Large fish that consume small fish also consume DDT and its concentration moves up the food chain. Based on the example given above, identify and name the process. This is biomagnification. How do they adversely affect human health? तो क्या इफेक्ट होता है इनका हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर? तो बायोमैग्निफिकेशन मेक्स humans more prone to cancer, liver failure, respiratory disorders, heart diseases and birth defects. तो हमें सोच के ही न्यूट्रिएंट्स या डीडीटी कोई भी चीज इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे करने हैं तो करने चाहिए कि कभी ना कभी वो वापस हम तक ही पहुंच जाते हैं बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस के द्वारा. With this I conclude my today's video. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.